नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 23 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 23 का जो पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था। तो नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसको जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था। तो इनका नाम था अमर्त्य सेन। अगर बात करें अमर्त्य सेन की, तो ये पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया था कि जो अमर्त्य सेन है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एक बैच में आपको 4 से 5 टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, एवरी सैटरडे आपका वीकली मॉक टेस्ट रहने वाला है, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो 7876145409 पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच का डेफिनेटली हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे बैच के साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय था आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र का नोबेल मिला। तो साहित्य का क्षेत्र का नोबेल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया था कि साहित्य के क्षेत्र में किस किताब के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो उस किताब का नाम था गीतांजलि। तो इस गीतांजलि किताब जो किसकी किताब है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय और पहले ऐसे व्यक्ति जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो साइंस की फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे आपके सीवी रमन। क्या नाम था भाई? सीवी रमन, जिनको चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जाना जाता है। ये सीवी रमन वही जिनकी याद में 28 फरवरी को अभी पीछे नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार यहाँ पे मिला था, जो कि 1930 में मिला था। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली महिला जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारत की पहली महिला थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारत की पहली महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र का, और शांति के क्षेत्र में, पीस की फील्ड में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी आपकी मदर टेरेसा। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला। तो 1979 में प्रथम भारतीय महिला थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी कई बार पूछ लेता है कि आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई। वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका 6 क्षेत्रों में। तो जी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइडर कप खेल किस खेल से संबंधित है। बात करें इस राइडर कप खेल की, तो ये राइडर कप जो है वो कौन से गेम से जुड़ा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो राइडर कप आपका गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, गोल्फ से एक आपका राइडर कप जुड़ा है। कई बार आपके टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका डनहिल कप किससे जुड़ा है। डनहिल कप के अलावा आपका वाकर कप है, तो वाकर कप है आपका, डनहिल कप है आपका, मर्फी कप है। तो मर्फी कप, डनहिल कप, वाकर कप और राइडर कप, ये सारे आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, क्रिकेट से बहुत सारी ऐसी ट्रॉफी है जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि आपकी रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से जुड़ी है, आपकी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी है, आपकी सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी है, आपकी देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी है, आपकी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है आपकी
जो रानी झांसी ट्रॉफी है वो किससे जुड़ी है? तो रानी झांसी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से जुड़ी है। तो क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, आपकी देवधर ट्रॉफी है। ये सारी की सारी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से जो मुझे सबसे बेहतरीन लगती है वो आपकी लगती है बेगम हजरत महल कप। तो बेगम हजरत महल कप आपका क्रिकेट से जुड़ा है। आपका बिल्ड कप, बिल्ड कप किससे जुड़ा है? आपका बिल्ड कप आपका फुटबॉल से जुड़ा है। बिल्ड कप के अलावा आपका बारदोलोई ट्रॉफी, कौन सी भाई? बारदोलोई ट्रॉफी। तो बारदोलोई ट्रॉफी आपकी किससे? फुटबॉल से जुड़ी है। आपका रॉबर्ट्स कप बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट्स कप आपका किससे जुड़ा है? तो रॉबर्ट्स कप आपका फुटबॉल से जुड़ा है। फुटबॉल के अलावा फुटबॉल से ही आपका बहुत ही फेमस कप जो कि आपके टेट परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डुरंड कप। तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। डुरंड कप के अलावा आपको मैं बताना चाहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सुब्रतो मुखर्जी कप। तो सुब्रतो मुखर्जी कप और आपका फीफा वर्ल्ड कप, ये सारे का सारा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और जितने भी नाम मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं, चाहे आपका रॉबर्ट्स कप है, आपका आपका डुरंड कप है, आपका फीफा वर्ल्ड कप है, आपका बिल्ट कप है, ये सारे के सारे एक ना एक टेट परीक्षाओं में जरूर आएगा। इसलिए गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो जी अगला क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक पद किससे संबंधित है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक पद की बात करें तो ये जो है आपका तैराकी गेम से, आपका जो स्विमिंग है उस गेम से संबंधित है। ये बटरफ्लाई स्ट्रोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बटरफ्लाई स्ट्रोक जो पद है वो तैराकी गेम से संबंधित है, लेकिन ये कब विकसित हुआ? और एक बहुत ही ज़्यादा कठिन स्ट्रोक माना जाता है तैराकी गेम में, स्विमिंग में। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये 1930 के आसपास विकसित हुआ था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे साथ ही याद रखनी है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक आपका जो है वो 1930 के आसपास विकसित हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तैराकी गेम से, आपका जो कॉम्पिटिटिव जो स्विमिंग गेम होती है उससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर आप सभी को अगर पता होगा, मैं कई बार अपनी पार्ट्स में, जो मेरे पिछले पार्ट्स हैं उन वीडियोस में बता चुका हूँ कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथियों 24 अक्टूबर को क्या हुआ था भाई? आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसीलिए अब 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई, इसीलिए इस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर बोले तो भैया मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये बात ध्यान से आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में यूएनओ में कितने देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो वर्तमान में इसमें 193 देश है और 193वां देश है दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो है वो यूएनओ का 193वां देश है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे साथ ही याद रखनी है। और जो बात याद रखने वाली होती है उन बातों को माइंड से याद रखना होता है। तो वर्तमान में 193वां देश है और 193वां देश लास्ट टाइम 2011 में कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था? एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी भाषाएँ क्या है? तो उसकी भाषाएँ हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच दो भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बोली जाती हैं। ये दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जी अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म की जो स्थापना है इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आपकी ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जो आपका जैन धर्म था उसके आपके 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें, टोटल 24 थे और 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी थे। बात करें महावीर स्वामी की तो इनके पिता का नाम क्या था? कई बार आपके टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ।
इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और कई बार क्वेश्चन पूछा गया इनकी माता का नाम क्या था, तो इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा था। और अगर बात करें इनकी पुत्री का, तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। कई बार ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का पूछ सकता है प्रियदर्शनी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है भाई का नाम, तो भाई का नाम था नंदी वर्धन। और बात करें इनके दामाद की, तो इनके दामाद का नाम था जमाले। तो सारे नाम याद रखेंगे तभी आपके क्वेश्चन सही होने वाले हैं। और अगर आप हर एक बात को डिटेल से और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से सुन रहे हैं ना, तो फिर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। अच्छा, महावीर स्वामी के जो पिता है वो किस वंश के राजा थे? वो एक ज्ञात्रिक वंश होता था। उस ज्ञात्रिक वंश के राजा थे महावीर स्वामी के पिता। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम था वो था आपका वर्धमान। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये बात आप बेहतरीन तरीके से सुन लीजिएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का जो बचपन है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को ये बात सुननी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कई बार ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को रिजू पालिका रिवर, तो रिजू पालिका जो नदी है, रिजू पालिका जो नदी है, इस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वृक्ष कौन सा था? तो साल का वृक्ष, तो साल का वृक्ष था, साल का पेड़ था, और नदी थी रिजुपालिका। तो रिजुपालिका नदी और साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कैवल्य कहा जाता है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुई तो इन्हें उनकी ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। बात करें महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ये कुंड ग्राम वैशाली ये बिहार में पड़ता है। और आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि जो महावीर स्वामी हैं वो आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन आप बोलेंगे कि जैन धर्म के सर 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर थे मेरे साथी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और बात करें जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर की, तो उनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 22वें तीर्थंकर की। तो 22वें तीर्थंकर का नाम था नेमिनाथ या अरष्ट नेमि। और उसी प्रकार जैन धर्म के अगर पहले आपको ऋषभ देव पता है तो दूसरे भी पता होने चाहिए। दूसरे तीर्थंकर कई बार पूछे गए हैं। तो दूसरे तीर्थंकर जैन धर्म के थे अजीतनाथ। क्योंकि धीरे धीरे जो आपकी टेट परीक्षाएं हैं उसका लेवल बढ़ रहा है, और जब लेवल बढ़ रहा है तो इन सारी चीज़ों को आपने, क्योंकि अब देखो सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया है भाई कि बहुत सारे जो हमारे बहुत बड़े जो इन सर्विस में अभी उनको क्या करना है, उनको भी टेट क्वालिफाई करना। तो सबसे मुश्किल उन लोगों के लिए हो रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच हमारा चल रहा है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हर एक चीज़ को मैं थ्योरी वे समझाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं करवाते। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहाँ से भी अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ रहे हैं, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाएं, क्योंकि हमारी वीडियो में सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट मिलता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे इसके अलावा आपको मिलने वाली नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे ओनली पढ़ाई मिलेगी। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जीके में 60+ नंबर मैं आपको दिलाने वाला हूँ। बाकी जो अन्य स्ट्रीम वाले उनको 30 में से 25 नंबर दिलाने वाला हूँ, लेकिन जो टीजीटी वाले आपको 60+ नंबर आराम से मैं दिलाऊंगा इन्हीं वीडियोस को देखकर। लेकिन अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी कंटिन्यूटी बढ़ेगी। आप मान लो स्कूल में कहीं जॉब करते हैं तो आप घर आके आराम से मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। आज तक जितनी भी हमारे, जब से हमारा बैच शुरू हुआ है, क्लासेज हुई है, वो आपको रिकॉर्डेड बेस्ट तरीके से मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली। और महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु था, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया गलती से तो आपको पता होना चाहिए, इनके दामाद था जमाली। प्रियदर्शनी का पति जमाली था और यही महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और महावीर स्वामी ने जो त्रिरत्न दिए थे उसमें क्या क्या आता था? तो उसमें आता था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, 3 बातें यहाँ पे जो लिखी थी वो किसने? आपके महावीर स्वामी ने। ये बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन वो है जो टेट परीक्षाओं में बार बार आपको परेशान करता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया। तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है भाई साथी। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलवे लाइन मेरे साथी बिछाई जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये रेलवे लाइन जो है वो मुंबई से ठाणे चली थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इसने कितनी दूरी लगभग तय करी, तो इसने 34 किलोमीटर के आसपास जो है वो दूरी तय करी थी। और जो ये पहली रेलवे लाइन चली थी इसमें इंजन के नाम क्या क्या थे, तो 3 इंजन थे, साहिब था, सिंध था और सुल्तान था। तो साहिब, सिंध और सुल्तान 3 इंजन लगे थे भारत की पहली रेलवे लाइन में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और इसमें लगभग 14 डिब्बों में 400 यात्री जो है वो बैठे थे। अच्छा, ये रेलवे लाइन जो है वो किसके समय चली थी, तो ये रेलवे लाइन जो है वो भारत के एक शक्तिशाली गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि भारत में रेलवे का पितामह किसको कहा जाता है, तो भारत में रेलवे का जो पितामह है वो लॉर्ड डलहौजी साहब को कहा जाता है। और इनके द्वारा ही हड़प की नीति, तो लॉर्ड डलहौजी, ये भी कई बार पूछा गया कि हड़प की नीति किसने लाई, तो हड़प की नीति भी जो है वो किसने लाई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई। तो डलहौजी के द्वारा एक तो आपका हड़प की नीति, जिसको व्यवगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यवगत होता है कि जिसका बेटा यहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं है, उससे उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम इसको बोलते हैं, उसका जो साम्राज्य है वो मिल जाएगा किसमें, अंग्रेजी शासन में। तो ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, उसी प्रकार इन्होंने जो एक वुड डिस्पैच कमीशन भी किसके समय आया, वुड डिस्पैच कमीशन भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय आया। आपका पीडब्ल्यूडी की स्थापना, तो पीडब्ल्यूडी की स्थापना जो है वो भी किसने की, तो वो भी लॉर्ड डलहौजी साहब के द्वारा ही की गई थी। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उनका अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके द्वारा क्या किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में एक महान सोसाइटी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। क्या नाम था, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी, और सारी की सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी पड़ेगी कि गोपाल कृष्ण गोखले की ने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। अच्छा, ये उग्रवादी नेता थे या उदारवादी नेता थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी नेता थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो उनके द्वारा बहुत सारे यहाँ पे एक किताबें जो है वो लिखी गई थी। वो एक अच्छे लेखक भी थे। उनके द्वारा द हितबाद एक समाचार पत्र, तो एक क्वेश्चन आ सकता है द हितबाद के संपादक कौन है, तो वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उनकी रचनाओं में कोई फेमस रचना यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विनोबा भावे कौन है, तो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि बुदान जो आंदोलन है, भारत में जो बुदान आंदोलन आया था उसके जो आपके संस्थापक थे वो कौन है, तो याद रखना है बुदान आंदोलन के संस्थापक आचार्य विनोबा भावे थे। उन्होंने यहाँ पे तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत करी थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और इसकी बुदान आंदोलन 1951 के आसपास शुरू किया गया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि महादेव की कृपा से ही, भोलेनाथ की कृपा से ही ये वीडियोज़ आपके बीच आती है, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन जो जिस भगवान को मानता है, आप अपने भगवान का नाम जरूर ले सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बाकी ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में जो मानते हैं महादेव को। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।